हेलो प्यारे बच्चों, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं और इस चैप्टर को शुरू करने का नाम देखिए, खत्म हो जाए तो। शुरू अभी हुआ नहीं और चैप्टर का नाम है खत्म हो जाए तो देखते हैं इसमें क्या है। बस का सफ़र। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नजर आ रही थी। क्रीच! हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पौ 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 का शोरगुल, कितना धुआं! शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसी गांव में बाबा के ट्रैक्टर से आती है। आप कभी ध्यान किया हो आपने कि घर में अगर गाड़ी है, पापा उसे चलाते हैं, जब स्टार्ट करते हैं या ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है ना, मुझे तो आती है। तो आपके आसपास भी, अगर आप जहाँ पर भी शहर में रहते हैं या किसी हाईवे पर नहीं, सॉरी, एक सड़क पर आपका घर है, तो वाहनों का शोर कितना परेशान करता है और उनका धुआं कितना ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक होता है। और आजकल आप देखिए, कहीं भी जाना हो तो साइकिल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। या तो दो पहिया वाहन होंगे, स्कूटर होगा या मोटरसाइकिल होगी, या फिर कारें होंगी, बसेस होंगी, है ना, बसें होंगी। तो बहुत ज़्यादा तेल, पेट्रोल, डीजल, इन सब के इस्तेमाल वाले वाहनों से ही हम एक दूसरी जगह पर जाते हैं। लेकिन साइकिल भी इस्तेमाल होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन कम मात्रा में। या फिर ऑटो हैं, या फिर आजकल ई रिक्शा आ गई हैं जिनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन वो भी आप लोकल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत दूर जाने में उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपके सामने एक चित्र है, इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे वाहन दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें बस हैं, कारें हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ऑटो है, रिक्शा है ना, ये सभी आप देख सकते हैं। तो इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे कौन से वाहन हैं जिनमें तेल, पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता। तो बहुत सीधी सी बात है, साइकिल में इस्तेमाल नहीं होता, रिक्शा में इस्तेमाल नहीं होता। रिक्शा भी आदमी खींचता है, आदमी चलाता है, और साइकिल भी आदमी ही चलाता है पैडल मार के। लेकिन स्कूटर, ये ऑटो, कारें, ये सभी पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, तो ये धुआं भी छोड़ती हैं और जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। उससे धुआं भी निकलता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लेकिन अब ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो अब क्या करें? तो आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पृष्ठ 110 पर चित्र देखकर लिखो। अभी जो आपको चित्र मैंने देखने के लिए बोला था, अब आपने लिखना है कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। इनमें कुछ वाहनों को पेट्रोल, डीजल की ज़रूरत होती है, क्यों? चित्र में दिए गए जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ। कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल, डीजल से चलने वाले हैं? वाहनों के तेज हॉर्न से हमें क्या क्या परेशानी होती है? बताओ, क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ, तो उससे कहाँ कहाँ जाते हो? तुम स्कूल किस तरह आते हो? तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं? क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की? क्या गाड़ियों के तेज़ हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की? तो आप बताइए बच्चों, इसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या आप साइकिल चलाते हैं? तो अगर चलाते हैं तो उसे साइकिल का पे आप कहीं जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, या स्कूल साइकिल से जाते हैं, या सिर्फ आप साइकिलिंग करने या व्यायाम करने के लिए साइकिल चलाते हैं, तो आप लिखिए, बताइए कि आप साइकिल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दूसरा प्रश्न यही पूछा गया है कि आप स्कूल किस तरह आते हैं? आप साइकिल से जाते हैं या स्कूल बस से जाते हैं, या घर से मम्मी या पापा आपको छोड़ के जाते हैं? तीसरा ये प्रश्न है कि आपके परिवार के लोग अपने काम पर किस तरीके से जाते हैं? क्या वो बस में जाते हैं, या अपनी कार लेकर जाते हैं, या 3-4 लोग इकट्ठी गाड़ी करके, जिसे कहते हैं, पूल करके गाड़ी में जाते हैं, या रिक्शा पर जाते हैं?
तो ये भी आपने लिखना है कि आपके परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे कैसे जाते हैं या ट्रेन पर जाते हैं, है ना। क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है, किस तरह की? तो जब आप सड़क को क्रॉस कर रहे हैं और गाड़ियों से धुआं निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक तो वैसे ही धुएं से धुंधला दिखाई देता है ना। दूसरा, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, खांसी उठ सकती है, और आँखों में भी धुआं चुभता है, परेशान करता है, आँखों से पानी भी आता है। अगर धुआं बहुत ज़्यादा हो, कम हो तो परेशानी कम होगी, ज़्यादा हो तो परेशानी ज़्यादा होगी। क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? बिना बात का शोर किसको अच्छा लगता है कि जब गाड़ियों की पौ 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 चिल्लपों सिर पे बजती रहे, कानों में बजती रहे, तो बहुत परेशानी होती है। और जिनका घर सड़क के ऊपर हो, सड़क के पास हो, बिल्कुल साथ हो, उनको उनकी से ज़्यादा इस परेशानी को कौन समझ सकता है, जो हर थोड़ी देर बाद हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं, किसी न किसी शोर की आवाज़ सुनते ही हैं। अब है पेट्रोल पंप पर। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखें। और यहाँ पर दिनांक लिखी गई है और पेट्रोल और डीजल का मूल्य लिखा गया है। पेट्रोल का मूल्य है 64 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर और डीजल का है 54 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। अब जब ये पोस्टर पढ़ा तो दिमाग में ये बात आई कि तेल क्यों सीमित है, तेल का भंडार क्यों सीमित है। तो वहाँ जो पेट्रोल डालने वाला भैया था उसी से पूछा, अब्राहम भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल डालने वाले भैया, ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से। मंजू, ज़मीन के नीचे, वहाँ कैसे बनता है? भैया, यह ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। अब्राहम, तब तो हम खरीदने के बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। भैया, यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है, निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। पता करो भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है। ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है। सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए, सोचो क्यों। तो आपने क्या देखना है कि भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है, क्योंकि तेल सभी जगह नहीं होता, किसी किसी जगह पर होता है। तो अगर सब जगह होता तो जैसे ऊपर कहा गया है कि हम भी बोरिंग से निकाल लेते तेल, अपने घर में ही निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तेल के भंडार कुछ ही जगह पर मिलते हैं। और जब तेल मिलता है तो ज़मीन के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़मीन के अंदर और तेल के अलावा क्या क्या मिलता है। तीसरा आपने देखना है, सड़क पर चलने के नियम पता करो और उन पर कक्षा में चर्चा करो। आप सड़क पर जब चलते हैं तो आपको हमेशा क्या सिखाया जाता है कि कीप टू द लेफ्ट, अपने बाईं तरफ चलिए, है ना। आपको बाईं तरफ चलने को बोला जाता है। जब आप रोड क्रॉस करते हैं, सड़क को पार करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि पहले अपने बाएं तरफ देखो, फिर अपने दाएं तरफ देखो, और दोनों तरफ अगर गाड़ियां नहीं आ रही हैं फिर आप सड़क को पार करो। तो ये हमारे ट्रैफिक के नियम हैं। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए, सोचो क्यों। क्यों करना चाहिए सोच समझकर इस्तेमाल? एक तो तेल सीमित है, अभी आपने पढ़ा, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो और हम उसकी खपत बहुत ज़्यादा करते हैं। रोज़ कितनी कितनी गाड़ियों में कितना कितना पेट्रोल और डीजल चाहिए होता है। तो समझिए रोज़ इतनी खपत है, तो कब तक पेट्रोल और डीजल हमारे लिए पूरा होगा, है ना। आने वाले कितने सालों तक हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा ये कि पेट्रोल और डीजल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वातावरण प्रदूषित होता है, और जिसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। सांस लेने में दिक्कत, आँखों के लिए अच्छा नहीं, नॉइज़ पोल्यूशन है, और अलग सी स्मेल आती है। आप देख सकते हैं कि जो भी पेड़ पौधे सड़क के किनारे लगे होते हैं या सड़क के बीच में डिवाइडर पर लगाए जाते हैं तो बड़े मुरझाए हुए से होते हैं, है ना, क्योंकि वे सारा दिन इतना धुआं झेलते हैं, उन पर धूल मिट्टी जमी होती है। जबकि अगर हम अपने घरों में हमारे जो गमले होते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं या उनको हम साफ़ करते रहते हैं,
तो बहुत फ़र्क है पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल, इसलिए हमें सोच समझकर करना चाहिए। और तो पहला जो प्रश्न है कि भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में मिलते हैं, तो असम में, डिगबोई में, महाराष्ट्र में या गुजरात में भी किसी जगह तेल के भंडार मिलते हैं। यहाँ से भारत में तेल निकाला जाता है। और ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है, तो हम जो नेचुरल गैस है वो भी यहीं से मिलती है। और ज़मीन में तो बहुत सारे खनिज होते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं ना ज़मीन के अंदर, तो वो भी हम ज़मीन से ही निकालते हैं। तो आगे देखते हैं आगे की बातचीत क्या है। अभी तो पोस्टर देखकर जो पूछा और अब्राहम से पूछा, अब आगे की क्या बातचीत है वो देखिए। दिव्या, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। भैया, हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? मंजू, सीएनजी से। मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। भैया हंसते हुए, अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है। दिव्या, बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? दिव्या, अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी। वे कहती हैं, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते? अब्राहम, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें, फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। तो ये इतने सारे आगे उन्होंने बातचीत की। अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए गाड़ियां सभी बंद हो जाती हैं, तेल पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो बहुत इजी है, गाड़ियाँ निकाली और चल पड़े, है ना। दूसरे देश में भी जाना होता है तो हवाई जहाज़ में बैठे और चल पड़े। ये सब तेल से ही तो होता है ना। अगर तेल ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अब उसके भी भंडार सीमित ही हैं। अच्छा, दूसरा, और जो तो होगा सो होगा, इतनी सारी गाड़ियों का क्या होगा? कितना कचरा धरती पर इकट्ठा हो जाएगा, है ना। कितनी सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, जब उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा तो खड़े खड़े क्या वो बेकार ही होंगे? फिर क्या होगा? तो अब इसके लिए आगे कहते हैं कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी तो हैं, या सूरज की किरणों से हम गाड़ियां चला सकें, ऐसा भी कुछ करना चाहिए। तो फिर जितना मर्जी इस्तेमाल करो, क्योंकि सूरज की किरणों से ही चलेगा, तो फिर किस चीज़ की कमी है? अच्छा, सूरज की किरणों से हम और क्या क्या करते हैं? हमारे पास देखिए, हम सोलर कुकर इस्तेमाल करते हैं घर में, या आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन पर सोलर पैनल लगे होते हैं बिजली बनाने के लिए। तो हमारी बिजली की खपत बहुत कम होती है, क्योंकि हम बिजली सोलर एनर्जी ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोलर एनर्जी कैसे बनती है? बड़े बड़े सोलर पैनल्स को लगा दिया जाता है जो सूर्य की रोशनी के द्वारा बिजली बनाते हैं, और वही हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। जानते हो, एलपीजी यानी कि खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। खाना पकाने की गैस कौन सी होती है? जो हम घर में, हमारे पास सिलेंडर होता है, उसके अंदर एलपीजी होती है, इसी से ही खाना पकाया जाता है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। अब प्लास्टिक और पेंट जब हम करते हैं तो पेंट के अंदर कुछ मिलाया जाता है, तभी वो दीवार पर अप्लाई हो सकता है, लगाया जा सकता है। तो कितनी सारी जगह तेल और डीजल का या पेट्रोल का या किसी भी और केरोसिन का इस्तेमाल होता है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा? घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा। तो देखिए, नीचे गाड़ियाँ दिखाई गई हैं, ये सभी के सभी तेल से चलने वाली हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे भी नोटिस करते होंगे कि कहीं
रेड लाइट आ गई, वहाँ खड़े हैं तो गाड़ी बंद नहीं की, गाड़ी चलती रहेगी, और जब ग्रीन लाइट होगी तब तक गाड़ी चलती ही रहेगी। या कुछ लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक जना जाकर बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट कर दी, लेकिन बाकी घर के लोग निकलने में इतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे कि 10-15 मिनट तक गाड़ी चलती ही रहेगी। या हम किसी को मेहमान को छोड़ने के लिए जाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और फिर बातें करने लग जाते हैं, तो 10-15 मिनट तक गाड़ी फिर वैसे ही चलती रहती है। तो ये सब तेल की बर्बादी के कारण है। तेल की बर्बादी तो होती ही है, और दूसरा तेल महंगा भी बहुत है, तो वो भी ठीक बात नहीं है। हमारे बजट को भी नुकसान पहुंच जाता है, वातावरण को तो नुकसान पहुंचाता ही है, और हमारे जो रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उसके लिए भी अच्छा नहीं है। अब आपने लिखना है, लिखो गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। अब आप देखिए, वाहनों की संख्या बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है? ट्रैफिक जैम की। हम जहाँ भी जाते हैं और हमें ये पता हो कि उस सड़क पर जाम लगता ही लगता है, तो हमारा कितना मन हमें बनाने में कितना टाइम लगता है उस तरफ जाने में। अरे वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होगा, वहाँ कौन जाए। बहुत ही मजबूरी हो, बहुत ज़रूरी हो, तभी हम ऐसी जगह जाते हैं जो हमें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो नौकरी करने जाते हैं, जो पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जिनको रोज़ जाना ही जाना है, तो वो ट्रैफिक जाम में रोज़ खड़े होते ही हैं, तो बहुत बहुत परेशानी होती है। और क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? तो ये सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि जब ट्रैफिक सड़क पर ही खड़े रहेंगे बहुत देर तक, फिर गाड़ियों का क्या फ़ायदा कि जल्दी पहुंच सकें। सड़क पर ही खड़े रहेंगे, सब चीज़ें देर से ही होंगी। किसी का पेपर है तो वो भी डिले हो सकता है वो वहाँ पर टाइम पर ना पहुँचे। किसी ने अपने दफ्तर में जाना है, अपने काम पर सही समय पर पहुँचना है, तो हो सकता है वहाँ भी समय पर ना पहुँच पाए। तो परेशानी ही परेशानी है ज़्यादा ट्रैफिक की। मंजू ने कहा, सब बस में क्यों नहीं जाते, सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते। तो अब सीधी सी बात है, अब मान लीजिए एक ही जगह से, एक ही सोसाइटी से कुछ लोग काम पर जाते हैं और बहुत आसपास की जगह पर जाते हैं, या बच्चे स्कूल जाते हैं, अब आसपास एक मोहल्ले में एक ही स्कूल में जाते हैं, तो सब क्या कर सकते हैं कि एक बस में या एक किसी बड़े व्हीकल में वो किराए पर अपने अपने पैसे देकर एक ही व्हीकल में जा सकते हैं। इससे ट्रैफिक भी कम होगा और पैसे भी बचेंगे, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ये करना चाहिए। बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद करने से क्या क्या फ़ायदे हैं? इंजन बंद करने के क्या क्या फ़ायदे हैं कि तेल की बचत होगी। जब हम इंजन बंद करेंगे तो तेल बर्बाद नहीं होगा। सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ। क्या तरीके हो सकते हैं? अब जैसे कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया था कि ऑड और इवन नंबर सिस्टम शुरू किया था, जिसमें क्या किया था कि जो गाड़ियाँ सम संख्या की हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, जो गाड़ियाँ ऑड नंबर हैं यानी कि 1, 3, 5, 7, वो एक दिन चलेंगी। ऐसे उन्होंने किया था कि ट्रैफिक आधा आधा चलेगा। अब इससे प्रदूषण लेवल तो कम हुआ, प्रदूषण का स्तर तो कम हुआ, इससे ट्रैफिक जाम की समस्या में भी काफ़ी राहत मिली, लेकिन इससे लोगों को परेशानी भी बहुत हुई। अब हम किसी समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं तो हो सकता है उस समाधान की वजह से कोई और परेशानियां हो सकती हैं, है ना, वो भी, उससे भी परेशानी होती है। तो ऐसा क्या हो, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वाहनों की जो संख्या बढ़ती है उसको कम कर सकें, उसकी परेशानियों को कम कर सकें। एक तो सड़कें चौड़ी करना, जो कि सरकार करती ही रहती है, लेकिन वाहन उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जैसे बस में जा सकते हैं इकट्ठे एक जगह, पूल कर सकते हैं गाड़ियाँ, पूल मतलब इकट्ठा होकर जाना कहीं पर भी, ये कर सकते हैं। या फिर अपने काम को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि रोज़ रोज़ ना जाना पड़े एक ही जगह, कम बार जाना पड़े। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम सब अलग अलग आपस में सोच सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं। तो हो सकता है आपस में चर्चा करने से कुछ ऐसी चीज़ें और सामने निकल कर आएँ जो कि वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने में कारगर हों। पता करो और लिखो, कितना तेल लगे। अब ये तालिका दी गई है नीचे, इसमें 4 खाने हैं। पहले खाने में है कितना तेल लगे, और उसके बाद दूसरे खाने में दिया गया है स्कूटर, कार, ट्रैक्टर। तो आपने ये बताना है कि इन वाहनों में कितना तेल डलता है,
यानी कि इनकी टंकी कितनी बड़ी होती है, कितना ज़्यादा तेल इसमें डलता है। तो ये एक बार में कितना पेट्रोल डीजल भर पाए। स्कूटर में कितने लीटर की टंकी होती है, तो हो सकता है स्कूटर की टंकी 2 या 3 लीटर की ही हो, 4 लीटर की हो। कार की टंकी 35 से 40 लीटर की हो। ट्रैक्टर की टंकी वो भी शायद 25 से 30 या 30 से 40 लीटर की हो। अब इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप अपने घर में पूछ सकते हैं, देख सकते हैं ये 1 लीटर पेट्रोल डीजल से कितनी दूर जाए। तो आपने कभी देखा हो घर में बड़ों को बात करते हुए कि जब गाड़ी खरीदनी होती है तो सबसे पहले क्या चर्चा करते हैं कि गाड़ी की एवरेज कितनी है, यानी कि गाड़ी 1 लीटर में कितने किलोमीटर तक जा सकती है। ऐसा क्यों सोचते हैं कि 1 किलोमीटर में 1 लीटर में जितनी ज़्यादा गाड़ी चलेगी उतना ही खर्चा गाड़ी चलाने का कम होगा। तो स्कूटर कितनी दूर जा सकता है 1 लीटर में? स्कूटर जा सकता है 25 से 30 किलोमीटर जा सकता है। कार वो भी 18 से 20 किलोमीटर जा सकती है। ट्रैक्टर का मुझे अंदाज़ा नहीं है, तो आप पूछिए घर में वो कितनी दूर जा सकता है। तो ये आप घर में अपने बड़ों से बातें कीजिए और इस तालिका में लिखिए। हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग होती है। इस तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो एक तालिका और दी गई है और इसमें पेट्रोल और डीजल की दिल्ली में कीमतें दी गई हैं। दिल्ली राज्य में हर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग अलग हो सकती हैं, किसी में 1-2 रुपये ऊपर, किसी में 1-2 रुपये नीचे। तो इसमें पहली खाने में तालिका में है तेल, और तेल के नीचे पेट्रोल और डीजल लिखा गया है। और सन 2002 की ये तालिका है। देखिए सन 2002 में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत लिखी गई है, फिर 2007 में लिखी गई है और फिर 2014 में लिखी गई है। तो आप इनकी कीमतों में अंतर देख सकते हैं। 2002 में पेट्रोल की कीमत थी 29 रुपये 51 पैसे और 2007 में वही बढ़कर हो गई 43 रुपये 52 पैसे और 2014 में 67 रुपये 86 पैसे और अब 2020 में है 72 रुपये। और ऐसे ही डीजल की कीमतों में कितना फ़र्क आया है। देखिए 2002 में था 18 रुपये 91 पैसे, 2007 में था 30 रुपये 48 पैसे और 2014 में 58 रुपये 97 पैसे और अब 2020 में 69 रुपये के आसपास। सन 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी और डीजल की कीमत कितने रुपए बढ़ी, तो आप लिखिए। बहुत आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर था, तो इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। पता करो तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है। आप पूछिए अपने मम्मी पापा से कि पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत है। आप आसानी से पता कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है? अब क्यों बढ़ रही है? जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है और उसकी पूर्ति यानी कि सप्लाई कम होती है, तो हमेशा उस चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब हमारे पास हमारे भारत देश में इतना तेल नहीं है कि हम अपने देश के तेल की ज़रूरत को पूरा कर सकें, तो हमें तेल को बाहर से आयात करना पड़ता है। और जब हम आयात करते हैं कोई चीज़ तो उस पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगता है और वो बहुत ही महंगी हो जाती है। तो कीमतें रोज़ क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि रोज़ हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तेल को निकालना महंगा होता जा रहा है, उसको रिफ़ाइन करना महंगा होता जा रहा है, उस पर आयात शुल्क बहुत बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारे पेट्रोल और डीजल की कीमत को बढ़ा रही हैं। तुम्हारे घर में 1 महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है, किस किस काम में? तो आप देखिए, अपने पापा से पूछिए कि घर में पेट्रोल कितना लगता है। अगर वो स्कूटर से जाते हैं, तब कार से जाते हैं, जिस भी चीज़ पर जाते हैं, मोटरसाइकिल पर जाते हैं, उनके पास पेट्रोल का वाहन है या डीजल का वाहन है या किसी और चीज़ में भी पेट्रोल या डीजल खर्च होता है, तो आप पूछिए और लिखिए। और ये भी लिखिए कि किस काम में पेट्रोल और डीजल खर्च होता है। एक पोस्टर नीचे दिया हुआ है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं ड्राई क्लीन किए गए कपड़े टांग रखे हैं और एक लालटेन दिखाई गई है, फिर हवाई जहाज़ है, कार है, ट्रैक्टर है। मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, मिट्टी के तेल और गैस के रूप में, मशीनों में, प्लास्टिक रंग रोगन में, तेल की बचत आपकी आदत। तो ये पूरा पोस्टर देखिए, इसमें बहुत कुछ दिया गया है। जब ड्राई क्लीनर से पूछिए वो कैसे कपड़े साफ़ करते हैं, तो कहेंगे वो भी पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं या किसी ऐसी ही चीज़ का, पेट्रोल जैसी चीज़ का, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कपड़े साफ़ हो जाते हैं, उनके दाग मिट जाते हैं पानी में बिना भिगोए ही। तो यहाँ भी इस्तेमाल होता है। फिर लालटेन में डालने के लिए तेल चाहिए होता है, रोशनी करने के लिए तो
वहाँ भी तेल का इस्तेमाल होता है, रोशनी के लिए भी। फिर ये वाहन रखे हैं, हवाई जहाज़ है, सड़क पर चलने वाले वाहन है, कार है, ट्रैक्टर है, तो इनमें भी पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है। फिर हम घर जो खाना पकाते हैं, जो गैस सिलेंडर हमारे पास आता है, या स्टोव इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ भी तेल का इस्तेमाल होता है। फिर जितने भी मशीनें चलती हैं उनमें भी तेल का इस्तेमाल होता है, उसके बिना मशीनें चलेंगी ही नहीं। और फिर प्लास्टिक रंग रोगन में इनमें भी तेल का इस्तेमाल होता है, तभी वो पेंट करने लायक बनता है। तो इन सभी का इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तेल जितना ज़्यादा हो हम उसकी बचत करें, उसको बर्बाद होने से बचाएं। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्चें, ऐसी अपनी आदत बनाएं। तेल की बचत आपकी आदत। पोस्टर को देखकर लिखो, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो पोस्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है कहाँ कहाँ होता है, तो आप लिखिए। डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये भी आप अपने घर में पूछिए कि कहाँ कहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है। वाहनों के अलावा, वाहनों में तो इस्तेमाल होता ही है, ट्रैक्टर में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जहाँ डीजल का इस्तेमाल होता है। तो और भी आप पूछ सकते हैं अपने घर में कि डीजल का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पर होता है। तो जितना भी हम ये पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं, ये सभी ज़मीन से ही निकाला जाता है। तो ज़मीन के अंदर बहुत सारे और खनिज भी हैं, है ना, जो निकलते हैं। तो आप इस पोस्टर को देखिए और आपस में बच्चे बैठकर क्लास में चर्चा कीजिए कि पेट्रोल और डीजल कैसे निकलता है, कहाँ रिफाइन होता है, कैसे उसका खर्च किया जाना चाहिए, या और क्या चीज़ें हमें ज़मीन से मिलती हैं। दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। पढ़ो और चर्चा करो। बताओ बताओ कौन हूँ मैं, काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूँगा, कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो देखिए ये तेल की बूंद दिखा रखी है, साथ में ये बोल रही है कि बताओ मैं क्या हूँ, गाढ़ा काला काला गाढ़ा तरल। अभी ऊपर आपको बताया था कि ज़मीन से हमें तेल किस रूप में मिलता है, एक बहुत गाढ़े तरल रूप में मिलता है, जिससे बदबू भी आती है और बहुत गाढ़ा होता है। फिर उसको रिफाइन किया जाता है, यानी कि उसको साफ़ किया जाता है रिफाइनरीज में। उसके बाद पेट्रोल और डीजल और मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये गैस, एलपीजी गैस, ये सभी अलग अलग किए जाते हैं। तो कविता बहुत अच्छी लिखी गई है। इसमें लिखा है कि मुझे सीमित रूप से खर्चो, मुझे उतना ही खर्चो जितनी ज़रूरत है, क्योंकि मेरा भंडार सीमित है और मेरा बनना भी इतना आसान नहीं कि 2 या 3 दिन में बन गया या 1 महीने में बन गया, लाखों साल लगते हैं। तो यानी कि इसके भंडार पहले से बने हुए हैं, वही काम आ रहे हैं, और अगर हमने वो सारे खर्च कर दिए तब क्या होगा, तब क्या काम चलेगा सबका। तो मेरे लिए क्या लड़ाई करोगे। अब लड़ाई भी कब तक करेंगे, जब तक तेल होगा तब तक ही लड़ाई होगी, और जब तेल ही नहीं होगा तो लड़ाई भी किसके लिए होगी। तो मुझे ज़ाया मत करो। तो आपको पता लग ही गया होगा, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, ये है तेल। सोचो और चर्चा करो, तुम्हारे गांव या शहर में 1 हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। तेल बचाने के तरीके सुझाओ। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारे काम रुक जाएंगे, यहाँ रुकेंगे तो नहीं लेकिन काम करने में परेशानी ज़रूर होगी। इतने आसानी से वो काम नहीं होंगे कि हम गाड़ी में बैठे और चल दिए, स्कूटर पर बैठे और चल दिए और अपना काम कर लिया। नहीं, हमें उस काम को करने में, कहीं आने जाने में परेशानी होगी। घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। तो ये देखिए गांव में का एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें माँ और बेटी को दिखाया गया है, जिन्होंने सिर पर लकड़ियाँ चुनकर रखी हुई हैं। ये लकड़ियाँ कहाँ इस्तेमाल होंगी, खाना पकाने में, चूल्हा जलाने में इस्तेमाल होंगी। तो गैस सिलेंडर सबके पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं, हालांकि आजकल बहुत सुविधा है, हर गांव में सबके पास गैस सिलेंडर पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है और ज़्यादातर लोगों के पास है भी। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकते, तो वो लकड़ियों से चूल्हे जलाकर अपना खाना पकाते हैं। उसके लिए वो लकड़ियाँ चुन कर लाते हैं।
तो ज़रूरी नहीं कि लकड़ियाँ हमेशा सूखी ही मिलें, कुछ लकड़ियाँ गीली या सीली भी हो सकती हैं। तो सीली लकड़ियाँ क्या करती हैं, जब उनको जलाते हैं तो ज़्यादा धुआं करती हैं, उनसे ज़्यादा धुआं निकलता है जो कि आँखों में लगता है। अब जब मान लीजिए किसी के पास खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो फिर वो गैस लेने के पैसे कहाँ से लाएगा, उसे पकाने के लिए जो गैस चाहिए होती है उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास, तो वो लकड़ियों से ही काम चलाते हैं। चर्चा करो, क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं या उपले बनाए हैं? उपले कैसे बनाते हैं? तो आप सोचिए, क्या आपने कभी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं? शायद की हैं। कब? जब रावण बनाते हैं दशहरे पे, तो पहले बच्चे क्या करते थे, सारे बच्चे गली के इकट्ठे होकर लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, है ना। जब रावण दशहरे के पे रावण के लिए और होली पे जब होली जलाते हैं, होली का दहन करते हैं, उस समय भी बच्चे इकट्ठा करते हैं लकड़ियों को। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि उपले बनाए हैं। अब उपले क्या होते हैं? जो गाय के गोबर या भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल भी ईंधन में किया जाता है। गाय के गोबर से उपले बनाकर सुखाए जाते हैं और सुखाने के बाद उसका इस्तेमाल ईंधन में हो सकता है। तो क्या आपने उपले बनाए हैं? और उपले कैसे बनाते हैं? तो कभी आप गांव में जाकर देखिए कि उपले कैसे बनाए जाते हैं और कैसे सुखाए जाते हैं, फिर कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं? तो आपके आसपास क्या ऐसे कोई लोग हैं जो कि चूल्हा जलाने के लिए सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं? उनको भी देखिए। और तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके घर में खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती हैं, आप मदद करते हैं, या खाना पकाने वाली आती है, या कोई और हेल्प है, या आपकी दादी बनाती हैं, या बुआ बनाती हैं, या घर में कौन है जो खाना बनाता है? ये जिम्मेदारी किसकी है? और आपके आसपास भी घर में जहाँ आपके मित्र रहते हैं या आपकी मम्मी आती जाती हैं, तो वहाँ पर खाना कौन बनाता है? देखिए। अगर वे लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस किस तरह की परेशानी होती होगी? अगर मान लीजिए किसी ऐसे घर को आप जानते हैं जहाँ पर लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता है, चूल्हा जलाया जाता है, या उपले जलाकर चूल्हा जलाया जाता है, तो वहाँ पर धुएं से किस तरह की परेशानी होती है? भाई सीधी बात है, धुआं आंखों में लगता है तो उससे परेशानी होगी ही, सांस लेने में भी दिक्कत होगी, खांसी भी आ सकती है और आंखों में भी धुआं जा सकता है। क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है? क्यों नहीं? तो अब अगर लकड़ी लाना, इकट्ठा करना, ये सब मुश्किल तो है, लेकिन अगर कोई गैस नहीं खरीद सकता तो और क्या फिर कर सकते हैं, और क्या चीज़ इस्तेमाल हो सकती है? तो यही उपले ही इस्तेमाल हो सकते हैं, है ना। यही चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। नहीं तो फिर सोलर एनर्जी है, उसके लिए भी वो जो पैनल्स चाहिए हैं वो भी या तो सरकार लगा के दे, उसको घरों में जोड़े, तब लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हर एक के बस का नहीं कि सोलर पैनल लगवाए, सोलर एनर्जी अपने पास अपने खुद ही बना सके। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेंकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, LPG, खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली आदि। तो आप देखिए, हमारे देश में 2/3 लोग अभी भी उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको इस बात का पता था कि 2/3 लोग ऐसे खाना पकाते हैं आज भी? अच्छा, और लकड़ियाँ कैसे इकट्ठी की हैं? मुझे याद आया कि लोहड़ी पर भी तो लकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाते हैं, वो तो मुझे भूल ही गया। कांचा ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया गया है, अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। तो ये आपके सामने चार्ट हैं, 2 चार्ट दिए गए हैं। ये एक है सन 1976 में और एक 20 साल बाद सन 1996 में। 20 साल में जो बदलाव आया है ये आप चार्ट देकर पता कर सकते हैं, साफ देख सकते हैं कि 100 में से कितने घरों में होता है इस्तेमाल। तो सन 1976 में 84 घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल दिखाया गया है, और 10 घरों में LPG और केरोसिन का, और 5 घरों में कोयले से अंगीठी जलाकर या कोयले के इस्तेमाल से ही घर में खाना पकाने का दिखाया गया है, और एक घर दिखाया गया है जिसमें बिजली से खाना बनता हो, जैसे कि हीटर आदि से।
और सन 1996 में क्या बदलाव आया है? सन 1996 में 84 से 75 लोग एलपीजी और केरोसिन का उपले और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और 18 लोग एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, और 2 घर कोयले का इस्तेमाल करते हैं, और 5 घरों में बिजली से खाना पकाया जाता है। 1996 के बाद अब है 2020, और मुझे लगता है अब सभी एलपीजी का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम घर होंगे जो इस्तेमाल करते होंगे अब उपले और लकड़ियों का। देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था, ये आपने चार्ट में देखा। और 1976 में सबसे कम इस्तेमाल किसका इस्तेमाल हो रहा था? तो सबसे कम इस्तेमाल हो रहा था बिजली का, और 1996 में सबसे कम इस्तेमाल हो रहा था कोयले का। 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल कितने घरों में था? आप चार्ट देखकर लिखिए, बहुत आसान है। और 1996 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया, कितना हो गया, यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल कितने प्रतिशत बढ़ा? एलपीजी और केरोसिन 1976 में था 10 घरों में इस्तेमाल होता था, और 1996 में 18 घरों में इस्तेमाल होता था। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया? ये 8% बढ़ गया। 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? 1996 में देखिए बिजली का इस्तेमाल 5 घरों में था, जबकि 1976 में सिर्फ 1 घर में था। 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था? 1976 में है कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था? तो ये भी आप चार्ट देकर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अपने घर में बड़ों से पता करो, जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। तो आप अपने घर में बात कीजिए बड़ों से, अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से बात कीजिए कि जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो खाना कैसे पकाया जाता था। पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का घटा है? तो भी आपने आपस में बच्चों ने बात करनी है और पता करना है, लिखना है। अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा। अभी तो एलपीजी गैस से ही खाना बन रहा है, हो सकता है आगे बिजली से खाना पकाया जाने लगे, या फिर सोलर एनर्जी ऐसी आ जाए जिससे हम खाना पका सकें। तो जितनी रूटीन में हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए बिजली से बनी चीज़ें कुछ आ जाएं, या सोलर एनर्जी से बनी हुई चीज़ें हम इस्तेमाल करें। क्या हम समझे? किस कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिज़ाइन बनाने का मौका दिया? तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाकर रंग भरो। मान लीजिए एक कंपनी ने आपको एक वाहन बनाने का के डिज़ाइन का बनाने का मौका दिया है। जैसे मान लीजिए आपको बस बनाने का डिज़ाइन मिला है या मिनी बस बनाने का डिज़ाइन मिला है, तो आप कैसी बस बनाना चाहेंगे? आप कल्पना कीजिए कि आप एक बस बनाना चाहते हैं, तो वो बस कैसी होनी चाहिए, उसकी सीट कैसी होनी चाहिए, उसमें ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ कितनी और कैसी होनी चाहिए, उसमें खिड़कियाँ होनी चाहिए या वो एसी बस होनी चाहिए। ये सभी आप लिखें कि किस तरीके की बस आप बनाएंगे और उसमें चित्र बनाकर रंग भरिए। बस का डिज़ाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा? बुजुर्ग, जब आप बस का डिज़ाइन बनाएंगे तो आप सिर्फ उसकी सुंदरता देखेंगे या सुविधा भी देखेंगे? अब आप सोचिए, बच्चे नहीं, बड़े भी, बुजुर्ग भी होते हैं, बूढ़े लोग भी होते हैं, तो उनको बस में चढ़ने में परेशानी ना हो, तो ऐसा आप क्या डिज़ाइन बनाएंगे? छोटे बच्चे, उनके लिए क्या सोचेंगे, क्या सुविधा देखेंगे? और जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए क्या सुविधा, किस प्रकार आप बस बनाएंगे? तो आप कल्पना करके आप ये बस बनाइए, डिज़ाइन कीजिए। तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ, उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार लिखो। तो आप अखबार लीजिए, अखबार उठाइए काफ़ी सारे, और उन अखबारों में जो तेल के बारे में जो भी खबरें हैं छपी हुई हैं, उन खबरों को आप काटिए और एक चार्ट पर चिपकाइए। तो सारी तेल से संबंधित खबरें एक चार्ट पर चिपकाकर आपने कोलाज बनाना है और उसे अपनी कक्षा में लगाना है। और उन खबरों से आपको क्या समझ आया, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, वो भी आप कक्षा में उस चार्ट पर लिखिए, अपने विचारों को लिखिए। तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो। पोस्टर कहाँ लगाना चाहोगे? तो तेल बचाना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, पानी भी सीमित है, उसी तरीके से तेल भी सीमित है। तो आप तेल को बचाने के लिए क्या नारा लिखना चाहेंगे?
और उस पोस्टर को आप कहाँ कहाँ लगाना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पोस्टर को पढ़ें और आपके इशारे को समझें और तेल बचाने के बारे में सोचें। तो बच्चों, ये था चैप्टर। बताइए क्या नाम था? इस चैप्टर का नाम बहुत इंटरेस्टिंग था, खत्म हो जाए तो। यानी कि अगर तेल खत्म हो गया तो क्या होगा, अगर ईंधन ही खत्म हो जाएगा तो ज़िंदगी में कैसे गुजारा होगा, कैसे गाड़ी चलेगी। सिर्फ पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं, कारों ही नहीं, बाकी काम भी हमारे बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो ये सारा जो आपने पाठ पढ़ा है, इसके बारे में जो भी आपको पता करने को बोला है, चर्चा करने को बोला है, जो लिखने को बोला है, वो सभी आप कीजिए। और फिर हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।